पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को हरी झंडी दिखा दी है। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद देश की विपक्षी पार्टियां इसे अपनी जीत बता रही हैं। खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि केंद्र पर उनके लंबे समय से चले आ रहे दबाव के कारण ही इसकी घोषणा हुई है। वैसे इसमें कोई दो मत भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पूरे देश में समय समय पर उठाया है, उससे अब लोगों के मानस पटल पर कुछ ऐसे चित्र अंकित होने लगे हैं जिसके जरिए लगता है कि राहुल का विरोध अब सरकार के फैसलों की दिशा तय कर रहा है। चलिए पहले आपको राहुल का हालिया इस विषय पर दिया एक बयान सुनवाते हैं। जनता से ऑर्डर आ गया है, प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं सपने ये होगा ही होगा। इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर। वैसे देश में जाति को लेकर समय समय पर बयानबाजियां होती रही हैं और होती रही है जातिवाद पर सियासत भी। आपको याद होगा, महाराष्ट्र चुनाव से पहले इस विषय पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भड़क गए थे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस विषय पर कहा था कि ये अंग्रेजों की नीति है, जबकि गडकरी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में इस समय जातिवाद की पॉलिटिक्स हो रही है और वो जात पात को नहीं मानते। जो करेगा जात की बात, उसको मारूंगा कसकर लात। उनका ये बयान भी मीडिया की सुर्खियों में रहा था। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। ये लोग हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है। वैसे इस तरह के कई उदाहरण जब एक तरफ विपक्ष और उसमें भी मुख्य रूप से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के बड़े नेता अपने विधायक या सांसदों के बयानों पर सफाई देते रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस मुद्दे की चिंगारी ने धीरे धीरे ही सही, लेकिन मानो अब आग पकड़ ली है और सत्ता पक्ष भी आने वाले बिहार चुनाव में इस मुद्दे को अपने तरीके से भुनाना चाहता है। आइए इस बीच आपको बताते हैं कि जातिगत जनगणना आखिर है क्या और इसके बाद क्या बदलने वाला है। तो जातिगत जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की आबादी को उनकी जाति के आधार पर बांटा जाता है। भारत में हर 10 साल में होने वाली जनगणना में आमतौर पर आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर डेटा इकट्ठा किया जाता है। हालांकि 1951 के बाद से जातिगत डेटा को इकट्ठा करना बंद कर दिया गया था, ताकि सामाजिक एकता को बढ़ावा मिले और जातिगत विभाजन को कम किया जा सके। फिलहाल केवल अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या का डेटा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और सामान्य वर्ग की जातियों का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अब केंद्रीय कैबिनेट का हालिया फैसला 2025 में होने वाली जनगणना में सभी जातियों के डेटा जुटाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। यह फैसला सामाजिक आर्थिक नीतियों को और प्रभावी बनाने के लिए किया गया है, विशेष रूप से उन समुदायों के लिए जो इससे वंचित रहे हैं। वैसे भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी और 1881 से नियमित रूप से हर 10 साल में यह प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय जातिगत डेटा इकट्ठा करना सामान्य था। हालांकि आजादी के बाद 1951 में यह फैसला लिया गया कि जातिगत डेटा इकट्ठा करना सामाजिक एकता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बाद केवल एससी और एसटी का ही डेटा इकट्ठा किया गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया। अब ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं की मांग काफी बढ़ गई है।
ऐसे में जातिगत जनगणना की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी। 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC की थी, लेकिन इसके आंकड़े विसंगतियों के कारण सार्वजनिक नहीं किए गए। बिहार, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों ने स्वतंत्र रूप से जातिगत सर्वे किए, जिनके नतीजों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, आरजेडी और सपा लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। वहीं बीजेपी का सहयोगी दल जेडीयू भी जातीय जनगणना के पक्ष में था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सामाजिक न्याय का आधार बताते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाया। क्षेत्रीय दलों का भी मानना है कि जातिगत आंकड़े नीति निर्माण में मदद करेंगे, जबकि केंद्र सरकार ने पहले इसे प्रशासनिक रूप से जटिल और सामाजिक एकता के लिए खतरा माना था। जातिगत जनगणना के समर्थकों का मानना है कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। उनका कहना है कि जातिगत आंकड़े सरकार को विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी जातियां शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे ज्यादा वंचित है। इससे कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा ओबीसी और अन्य वंचित समुदायों की सटीक जनसंख्या के अभाव में आरक्षण नीतियों को लागू करना और संसाधनों का उचित वितरण करना मुश्किल रहा है। मंडल आयोग की 1980 की रिपोर्ट ने ओबीसी की आबादी को 52% माना था, लेकिन ये अनुमान पुराने डेटा पर आधारित था। नए आंकड़े आरक्षण की सीमा और वितरण को और पारदर्शी बना सकते हैं। जातिगत जनगणना से उन समुदायों की पहचान हो सकेगी जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। ये डेटा सामाजिक असमानताओं को उजागर करेगा, जिससे सरकार और समाज को इन मुद्दों को संशोधित करने का अवसर मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी विशेष जाति की आय या शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, तो इसे सुधारने के लिए नीतियां बनाई जा सकती है। जातिगत जनगणना के कई फायदे हैं, लेकिन इसके संभावित नुकसान और जोखिम भी कम नहीं है। आलोचकों का मानना है कि यह सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई चुनौतियां पैदा कर सकता है। आलोचकों का तर्क ये भी है कि जातिगत जनगणना समाज में पहले से मौजूद जातिगत विभाजन को और गहरा कर सकती है। वहीं जातिगत आंकड़ों का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा सकता है। क्षेत्रीय दल और जातिगत आधार पर संगठित पार्टियां इसका लाभ उठाकर सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती है, जिससे सामाजिक तनाव और हिंसा की संभावना बढ़ सकती है। जातिगत जनगणना से कुछ समुदायों की जनसंख्या अपेक्षा से अधिक हो सकती है, जिससे आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग उठ सकती है, जिससे सामाजिक अशांति भी बढ़ सकती है। जातिगत जनगणना का प्रभाव केवल सामाजिक और आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत की राजनीति को भी गहरे रूप से प्रभावित करेगा। बिहार के जातिगत सर्वेक्षण 2023 के बाद, जहां ओबीसी और ईबीसी की आबादी 63% बताई गई, विपक्षी दलों ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाया। इससे विपक्षी गठबंधन को कई क्षेत्रों में लाभ मिला। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को। और हाँ,